लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर पूरी तरह से नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी तमाम रिपोर्ट्स में आप लोगों को इस बात की जानकारी दे चुका हूं कि इजराइल की तरफ से लगातार दक्षिणी लेबनान के एरिया में हमले किए जा रहे हैं। इजराइल जब हमले करता है तो उसके बाद ये कहता है कि हमने हिजबुल्लाह के ऊपर हमले किए क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। सीजफायर को तोड़कर हिजबुल्लाह हमें निशाना बना रहा था, इसलिए हमने हिजबुल्लाह के पूरे पूरे मोहल्लों को उड़ा दिया। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पा रहा है। दरअसल आज भी हिजबुल्लाह ने पलटकर कई सारे हमले इजरायली सैनिकों के ऊपर किए हैं। एक इजरायली सैनिक को उठाने के लिए जब हेलीकॉप्टर दक्षिणी लेबनान में उतरा तो उसके आसपास बहुत सारे सैनिक भी खड़े हुए थे। अचानक से वहां पर एक यूएवी ड्रोन आता है हिजबुल्लाह का और हेलीकॉप्टर के बिल्कुल पास में आकर वो ब्लास्ट कर जाता है। बड़ा विस्फोट होता है, तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। इजरायली सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे ही इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर उड़ता है, एक और एफबीपी ड्रोन वहां पर आकर ब्लास्ट करता है। अफरा तफरी मच जाती है, कई सारे इजरायली सैनिक घायल हुए और एक की मौत भी हो गई। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने अपने एफबीपी ड्रोन के जरिए इजराइल के एक टैंक को भी निशाना बनाया। तो हिजबुल्लाह की झड़पें लगातार लेबनान के बॉर्डर पर हो रही हैं। अभी कुछ देर पहले ऐसी खबर आ रही थी इजरायली मीडिया की तरफ से कि कई सारे लड़ाकू विमान लेबनान के ऊपर उड़ रहे हैं। सीजफायर होने के बाद पहली बार इस तरह से इजरायली सेना के लड़ाकू विमान लेबनान के बॉर्डर की तरफ गए हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि यह सीजफायर सिर्फ एक नाम का सीजफायर है। हमले लगातार दोनों तरफ से हो रहे हैं। हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिशें इजराइल की लगातार जारी हैं और ये कोशिशें अब से नहीं है बल्कि दसियों साल से हो रही हैं। हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म लेबनान से नहीं हो पा रहा है। लेबनान के अंदर जो सरकार है वो चाहती है कि हिजबुल्लाह इस देश से निकल जाए, लेकिन लेबनान की सरकार के बस की बात भी नहीं है कि हिजबुल्लाह को अपने देश से वो निकाल सके। लेबनान की सरकार इजरायली अधिकारियों से बातचीत करना चाहती है, इजराइल के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को अपने देश से भगाना चाहती है, लेकिन हिजबुल्लाह इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, क्योंकि जिस पार्लियामेंट में इस वक्त की सरकार के नेता बैठते हैं उसी पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह के भी तकरीबन 27 मेंबर बैठे हुए हैं। जी हां, अभी जो चुनाव हुआ था 2022 में लेबनान के अंदर, उस लेबनानी चुनाव में हिजबुल्लाह और उसके साथी दलों ने तकरीबन 62 सीटें जीती हैं। लेबनान के अंदर संसद का चुनाव 128 सीटों पर होता है। 128 में से हिजबुल्लाह और उसके साथी दलों ने तकरीबन 62 सीटें जीती हैं। तो हिजबुल्लाह के लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, इसलिए हिजबुल्लाह को लेबनान से निकाल पाना लेबनान की सरकार की बस की बात भी नहीं है। लेबनान के अंदर 27 सीटें तो शिया समुदाय के लिए आरक्षित की हुई हैं। इन तमाम 27 सीटों पर हिजबुल्लाह के लोग ही खड़े होते हैं और चुनाव जीतते हैं। इसी वजह से हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने इजराइल से बातचीत पर वीटो लगा दिया है। जब तक लेबनान की पार्लियामेंट के तमाम मेंबर इजराइल से बातचीत करने के लिए राजी नहीं होंगे, तब तक लेबनान की सरकार इजराइल से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं कर पाएगी। इसीलिए हिजबुल्लाह को भगा पाना लेबनान की सरकार की बस की बात भी नहीं है। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने लेबनानी सरकार को आदेश दिया कि वो इजराइल से सीधी बातचीत ना करें, बल्कि हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने 5 शर्तें रखी हैं। हिजबुल्लाह के महासचिव ने कहा कि आप ये 5 शर्तें इजराइल के सामने रखें। अगर इजराइल इन 5 शर्तों को मानता है तो आप इजराइल से बातचीत करें, वरना सीधी बातचीत ना करें। पहली शर्त, जमीन, आसमान और समुंदर से किसी तरह का कोई हमला लेबनान की जमीन पर नहीं होगा। लेबनान के जिस एरिया में इजराइल की सेना ने कब्जा कर रखा है वहां से इजरायली सेना की वापसी होगी। हमारे जो लोग इजराइल की कैद में हैं उन कैदियों की रिहाई करें। हमारे जो लोग गांव और कस्बों से दूर जा चुके हैं इजराइल के हमलों की वजह से, उनको उनके घर वापस लेकर आना। साथ ही साथ जिन लोगों के घर तबाह हो गए उनका पुनर्निर्माण होगा जहां पर इजराइल की सेना का कब्जा है। ये 5 शर्तें इजराइल के सामने रखी हैं। इन पर अगर इजराइल राजी होता है तो बातचीत के लिए लेबनान की सरकार जा सकती है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि इजराइल इन शर्तों को मानेगा नहीं, और इजराइल शर्तों को नहीं मानेगा तो लेबनान के बॉर्डर पर भी युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा, जैसा कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है। अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि एक छोटा सा प्रस्ताव ईरान की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा गया है पाकिस्तान के जरिए। प्रस्ताव यह है कि इस जंग को खत्म करने के लिए ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सकता है। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ईरान कह रहा है कि आप परमाणु हथियार से हटकर अगर बातचीत करें तो युद्ध खत्म हो सकता है। अब ईरान ने अपनी और शर्तों को भी कम कर दिया है। ईरान ने कहा कि आप युद्ध खत्म करो, हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे। मेन फोकस आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर है ना। हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हैं, बाकी बातें साइड में रखो, आप जंग खत्म करो, हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं। अब ऐसी भी खबर है, अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की तरफ से बताया गया है कि आज रात डोनाल्ड ट्रंप अपने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ जो इस जंग को लीड कर रहे हैं एक मीटिंग करने वाले हैं। क्या आगे का
प्लान क्या होगा? अमेरिका ईरान के साथ जंग करेगा या ईरान जो प्रस्ताव रख रहा है उस प्रस्ताव पर डोनाल्ड ट्रंप राजी होंगे? फिलहाल बात अभी भी पूरी तरह से बन नहीं पाई है, जिसका जहां पर जैसा मौका लग रहा है वो उसके ऊपर हमला कर रहा है। इस जंग से किसी को फायदा हो ना हो, लेकिन नेतन्याहू को फायदा बहुत ज्यादा होता है। भले ही नेतन्याहू के अपने सैनिक मरते हों, इजराइल के अंदर लोगों के घर तबाह होते हों ईरान की मिसाइलों से, लेकिन नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेतन्याहू को फर्क इस बात से पड़ता है कि वो जेल ना चला जाए। आज भी नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में होना थी, लेकिन 90 मिनट पहले सुरक्षा का हवाला देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू की सुनवाई रद्द कर दी गई। जेल जाने से एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू बच चुका है। जंग चलती रहेगी, सुरक्षा का हवाला देकर नेतन्याहू अपने आप को बचाता रहेगा, लेकिन आने वाले अक्टूबर के महीने में चुनाव होना है इजराइल के अंदर। तमाम विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, कैसे भी करके नेतन्याहू को हराना है। फिलहाल इसी बीच खबर आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस की यात्रा पर अचानक से चले गए हैं। पाकिस्तान से वापस आए और उसके बाद अब वो रशिया गए हैं और वहां पर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। आपको बताते चलें कि इस जंग के दौरान रशिया ने बहुत ज्यादा मदद की है ईरान की। एकदम खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे हथियार रशिया ईरान को दे रहा है। फिलहाल लेबनान के बॉर्डर की एक खबर आपको और बता देता हूं। इजराइल ने जो हमले किए हैं वहां पर तकरीबन 14 लेबनानी लोग इसमें मारे गए हैं। इजराइल तो कह रहा है कि ये हिजबुल्लाह के लोग हैं। तकरीबन 37 लोग घायल भी हुए। अभी अभी एक और खबर आ रही है कि ईरान ने एक केमिकल के टैंकर पर हमला किया है। वेस्ट अफ्रीका का एक देश है टोगो देश, उस टोगो देश के झंडे वाला एक केमिकल टैंकर ओमान के शिनास के बाहरी बंदरगाह के एरिया में था, जिस पर आईआरजीसी ने हमला कर दिया। ईरानी आईआरजीसी की तरफ से बताया गया कि ये जहाज भी दूसरे जहाजों के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी ईरानी कोस्ट गार्ड ने इसे रोक लिया और चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई। जब ये जहाज नहीं रुका तो गोलियां चलाई। वेस्ट अफ्रीकी देश टोगो के झंडे वाला यह जहाज था। इस पर 12 भारतीय क्रू मेंबर थे। भारत के परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक श्री मनदीप सिंह रंधावा जी ने इस बात की जानकारी दी है। तमाम क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। वेस्ट अफ्रीकी देश टोगो के झंडे वाला यह जहाज था, लेकिन इस पर जो काम करने वाले लोग थे उसमें 12 भारतीय क्रू मेंबर्स भी थे। यहां पर आपको छोटी सी जानकारी और दे दूं, ये जो भारतीय क्रू मेंबर्स हैं ये बहुत सारी अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो किसी भी कंपनी का जहाज कहीं पर भी जा सकता है, उस पर भारत के लोग भी होते हैं और दूसरे देशों के लोग भी होते हैं। जो भारतीय लोग नेवी में काम करते हैं वो अलग अलग शिपिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो किसी कंपनी का जहाज किसी देश जा रहा होता है, किसी का किसी देश जा रहा होता है, तो उस पर ये भारतीय लोग भी सवार होते हैं। तो इस पर 12 क्रू मेंबर भारतीय थे, लेकिन सभी के सब सुरक्षित हैं। ईरान के करमान एरिया से खबर आ रही है कि ईरान की आईआरजीसी ने एक संदिग्ध जासूसी नेटवर्क को गिरफ्तार किया है। आईआरजीसी की तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। तकरीबन 9 संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी देश भर में चल रहे गिरफ्तारी अभियान का हिस्सा है। इसके तहत 9 जासूस पकड़े गए हैं। ईरानी लगातार अमेरिका और ईरान के जासूसी नेटवर्क को ईरान के अंदर पकड़ रहा है। दोस्तों, हर वीडियो पर ज्यादातर ऐसे कमेंट होते हैं कि भाई आप तो कहते हैं कि ईरान के अंदर इंटरनेट बंद है, तो फिर ये ईरान के नेता, इनके तरफ से ये पोस्ट जो किए जा रहे हैं इंटरनेट पर, ये किस तरह से किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बताता चलूं कि पूरे ईरान के अंदर सभी के लिए इंटरनेट बंद नहीं है। जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं आईआरजीसी के बड़े बड़े, वो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है उनके लिए इंटरनेट बंद किया हुआ है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है इनके पास कि सिर्फ नेता लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सरकारी लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आईआरजीसी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो ईरान के आम लोग हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पोस्ट आते हैं या कोई बयान आता है इनका, तो इसी वजह से इंटरनेट के जरिए हमारे पास आ रहा है। सवाल तो आप लोग वैसे सही उठाते हैं कि जब इंटरनेट बंद है तो ये पोस्ट कहां से आ जाते हैं इनके। इंटरनेट चालू है नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, आम जनता के लिए इंटरनेट बंद है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।